मतलब ना जी, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमारा सेकंड लेक्चर है। कल के लेक्चर में हमने एक तो प्लानिंग मैटर्स कुछ डिस्कस किए कि कैसे हम इस सेशन को लेके चलेंगे, और फिर उसके बाद एंड पे हमने एक छोटा सा कंसेप्ट डिस्कस किया। क्विक रिवीजन कर देता हूँ उसकी। कल हमने एंड पे डिस्कस ये किया कि हमारा ऑडिट प्रोफेशन ओरिजिनेट कब हुआ, जब जॉइंट स्टॉक कंपनी का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया। जॉइंट स्टॉक कंपनी कैसे डिफरेंट है सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप से। एक डिफरेंस तो यह है कि कंपनी का बिजनेस जो है वो नॉर्मली कम्प्लेक्स होता है, इसको चलाने के लिए टेक्निकल नॉलेज और स्किल की जरूरत पड़ती है। और दूसरा डिफरेंस ये था कि नॉर्मली कंपनी में जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनके पास इतना टेक्निकल नॉलेज या स्किल नहीं होती कि वो खुद से इस कंपनी को चला सके। इसीलिए वो बजाय ये कि खुद से कंपनी को चलाएं, बल्कि वो टेक्निकल लोगों को अपॉइंट कर देते हैं, जिनको हम नाम देते हैं डायरेक्टर्स का या मैनेजमेंट का। यानी एक जो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस है, इसमें जो कंपनी के ओनर्स होते हैं इन्हें हम क्या नाम देते हैं? शेयर होल्डर्स का। शेयर होल्डर्स का। अगर तो किसी शेयर होल्डर में टेक्निकल, उसके पास पैसा भी है, टेक्निकल नॉलेज और स्किल भी है, तो वो खुद ही उस कंपनी को चलाएगा, यानी खुद ही उसका डायरेक्टर मैनेजर भी बन जाएगा। लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता। इसलिए कंपनी को चलाने के लिए शेयर होल्डर्स क्या करते हैं? टेक्निकल नॉलेज वाले लोगों को अपॉइंट कर देते हैं, जिन्हें हम नाम देते हैं डायरेक्टर्स या मैनेजर्स का। ठीक है, डायरेक्टर और मैनेजर कल भी मैंने बताया था, दोनों टर्म्स में डिफरेंस है, लेकिन फॉर द टाइम भी अभी जो कि हम कंसेप्ट बिल्ड कर रहे हैं, इसीलिए फिलहाल मैं इन दोनों को एक ही टर्म एज्यूम कर रहा हूं। डायरेक्टर्स और मैनेजर का मतलब वो लोग जो बिजनेस को चलाते हैं। अच्छा, दोनों शेयर होल्डर्स, उन्होंने डायरेक्टर्स और मैनेजर को अपॉइंट किया और इन्हें क्या कहा कि आप हमारे बिहाफ पे बिजनेस को चलाइए, हम घर जा रहे हैं, डे टू डे ऑपरेशंस में हम इन्वॉल्व नहीं होंगे, हम साल के बाद आएंगे और आपने पूरे साल में जो भी आपकी परफॉर्मेंस होगी आप हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट की शक्ल में बना के सामने प्रेजेंट कर दीजिएगा, हम उसको देख के डिसीजन कर लेंगे। ठीक है, कि अगर रिजल्ट अच्छा है तो हमने क्या करना है, अगर रिजल्ट अच्छा नहीं है तो क्या करना है। डायरेक्टर ने कहा ठीक है सर आप जाइए।
शेयर होल्डर चले गए। इसके बाद डायरेक्टर्स ने दिन रात एक करके काम करना शुरू कर दिया। पहला महीना जनवरी गुजरा, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर भी आधा गुजर गया। 15-16 दिसंबर के करीब सारे डायरेक्टर्स बैठे एक मीटिंग में और कहने लगे, यार शेयर होल्डर्स ने हमें कहा था हमारे बिहाफ पे बिजनेस को रन करना, हमने दिन रात एक किया। क्योंकि शेयर होल्डर्स ने हमें कहा था एक तो हमें फिक्स सैलरी मिलेगी और अगर प्रॉफिट हुआ तो उसकी सर्टेन परसेंटेज 10% फॉर एग्जांपल उस प्रॉफिट का हमें बोनस या कमीशन के तौर पे मिलेगा। तो हमने उस 10% ऑफ प्रॉफिट को हासिल करने के लिए दिन रात एक करके मेहनत तो बड़ी की है, लेकिन प्रॉफिट हुआ नहीं है, लॉस आ रहा है। नॉर्मली शुरू में जो बिजनेस जो भी स्टार्ट होते हैं शुरू के सालों में लॉस आता ही। डायरेक्टर ने कहा लॉस आ रहा है, मेहनत हमने बड़ी की। अब जहां पे 11.5 महीनों में कोई प्रॉफिट नहीं आया, आखिरी 15 दिन में क्या होगा? कुछ भी नहीं, इसमें भी वही सिचुएशन रहेगी, प्रॉफिट नहीं आएगा। साल के बाद जब शेयर होल्डर्स आके हमसे पूछेंगे क्या किया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम उनके सामने रखेंगे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो लॉस आ रहा होगा। हमें एक नहीं 2 नुकसान उठाने पड़ेंगे। एक तो जो बोनस हमें मिलना था वो नहीं मिलेगा, और दूसरा शेयर होल्डर हमें कहेंगे भाई तुम लोग इतने फारग हो, तुम्हें बिजनेस करना ही नहीं आता, कैसा बिजनेस तुमने चलाया कि नुकसान कर दिया हमारा। हमें निकाल के हमारी जगह पे हो सकता है दूसरे लोगों को रख ले, तो बोनस भी नहीं मिलेगा, नौकरी भी आ सके, परेशान बैठे। अब डायरेक्टर्स में से फर्ज कीजिए 10 डायरेक्टर्स हैं, परेशान बैठे, अब क्या करें? उनमें से एक डायरेक्टर है स्मार्ट बॉय। जहां पे कोई 10-12 डायरेक्टर हो, एक आधा बंदा जरूर ऐसा होता है। उसने कहा ठहर जाएं, एक आइडिया आया मेरे जहन में, मुझे बताइए शेयर होल्डर को कैसे पता चलेगा कि बिजनेस को नुकसान हुआ है? डॉक्टर ने कहा जी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के देंगे उनको। स्मार्ट बॉय कहने लगा अच्छा, क्या डायरेक्टर जो है वो टेक्निकल पर्सन है, उनके पास कोई स्पेशलाइज्ड नॉलेज या स्किल है? दूसरे डायरेक्टर कहने लगे नहीं, उनके पास जो शेयर होल्डर्स हैं उनके पास टेक्निकल नॉलेज या स्किल नहीं है। डायरेक्टर कहने लगा स्मार्ट बॉय कि क्या शेयर होल्डर्स के पास टेक्निकल नॉलेज या स्किल है? दूसरे डायरेक्टर ने कहा नहीं, होता तो वो खुद ना बिजनेस कर रहे होते। उनका बस बन गया काम। कैसे हम करेंगे ये? अब देखें, शेयर होल्डर्स टेक्निकल उनके पास नॉलेज स्किल नहीं है, उन्हें नहीं पता एनआरवी ऑफ इन्वेंट्री क्या होती है, इंपेयरमेंट रीवैल्यूएशन क्या होती है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या कहते हैं, IFRS 15 क्या कहता है, उन्हें नहीं पता। हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी तो हमने है, हम ऐसा करेंगे इसमें प्रॉफिट को ओवरस्टेट करेंगे। प्रॉफिट को कैसे ओवरस्टेट करेंगे? हम इनकम और एसेट्स को ज्यादा से ज्यादा शो करेंगे, इनकम और एसेट्स को ओवरस्टेट करेंगे, एक्सपेंसेस और लायबिलिटीज को अंडरस्टेट करेंगे। इससे हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा? ओवरस्टेट हो जाएगा। अब शेयर होल्डर्स को क्या पता? बाकी डायरेक्टर ने कहा आइडिया तो अच्छा है, आपस में थोड़ा सा मशवरा करके उन्होंने कहा चलो ऐसे करते हैं। साल गुजरा, डायरेक्टर्स ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई, शेयर होल्डर्स आए, उनके सामने ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट रखी। शेयर होल्डर ने कहा ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इनमें तो प्रॉफिट, वाह, इसका मतलब है आपने बहुत अच्छे तरीके से बिजनेस चलाया, ये लीजिए, अगला साल भी इसी तरह आप दिन रात एक करके मेहनत करते रहे और इस साल का बोनस ये लीजिए। फर्स्ट कीजिए 10 डायरेक्टर्स थे, 10 लाख बोनस दे दिया और वो चले गए। यहां पे थोड़ी देर के लिए मुझे रुक के बताइए, इस सिचुएशन में शेयर होल्डर्स भी खुश हैं, डायरेक्टर्स भी खुश है, लेकिन फिर भी क्या कुछ गड़बड़ है? बिल्कुल है। कल कला को अल्टीमेटली 2, 3, 4, 5 सालों बाद जब पता चलेगा ये सारा फ्रॉड होता रहा था, तो तब तो वो सारा नुकसान फिर शेयर होल्डर्स को बर्दाश्त करना पड़ेगा उसे। बहरहाल शेयर होल्डर्स चले गए और डायरेक्टर्स को बोनस मिल गया। यहां तक कहानी क्लियर है? आगे चलते हैं, अगला सीन हमारी कहानी का। डायरेक्टर सारे के सारे एक कमरे में बैठे हैं और जो बोनस है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब एक डायरेक्टर उठा और सबको 10 डायरेक्टर 10 लाख रुपया था, 1-1 लाख रुपया दे दिया। स्मार्ट बॉय कहने लगा ठहर जाए भैया, ये आइडिया किसका था? मेरा। कहता अगर मैं ये आइडिया आपको ना देता, आप इस वक्त बोनस डिस्ट्रीब्यूट करना तो दूर की बात है, आप सड़कों पे आप नौकरी तलाश कर रहे होते। नहीं, तो आइडिया चूंकि मेरा, इसलिए सबसे ज्यादा शेयर मुझे मिलना चाहिए, आधा बोनस मुझे दीजिए, बाकी आधा आप आपस में बांट लीजिए। दूसरे डायरेक्टर कहने लगे नहीं नहीं, हमने लॉ में पढ़ा है कि सारे डायरेक्टर्स इक्वल होते हैं, हम तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। और उन्होंने कहा
स्मार्ट बॉय ने कहा अच्छा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर लो, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, पैसे लेके वापस। उसी दिन रात का जिक्र, जो शेयर होल्डर में मेजॉरिटी शेयर होल्डर था उसके घर एक गुमनाम फोन आया। उस मेजॉरिटी शेयर होल्डर ने, जिसने सबसे ज्यादा पैसा लगाया, तो उसने कहा कौन बात कर रहा है? उन्होंने कहा इसको छोड़े, मैं आपका खैर खाऊं, आपको बताना चाहता हूं कि आज जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको मिले हैं जिनमें प्रॉफिट शो हुआ था, उनमें प्रॉफिट नहीं है, उनमें असल में गड़बड़ की गई है, असल में लॉस है। आप मासूम आदमी है, शरीफ इंसान है, आपको पता ही नहीं अंदर कितनी गड़बड़ हुई है। ठीक है, बताना मेरा फर्ज था, अब आप खुद फैसला कर लीजिए कि आपने क्या करना है। फोन बंद। यहां पे मुझे यह बताइए, क्या जो हमारा मेजॉरिटी शेयर होल्डर है उससे इस फोन कॉल को इग्नोर कर देना चाहिए? इग्नोर, हाँ बिल्कुल। ये हमारे ऑडिट का एक अहम कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट को नाम दिया जाता है स्केप्टिसिज्म। क्या नाम दिया जाता है? स्केप्टिसिज्म। स्केप्टिसिज्म का मतलब क्या है कि कहीं पे भी अगर कोई मशकूक हमें सिचुएशन नजर आए किसी भी जगह पे, हमें उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। और ये स्केप्टिसिज्म हर बंदे में होना चाहिए। हमें कहीं पे भी किसी जगह पे कोई मशकूक किस्म के हालात नजर आए, हमें उसको इग्नोर नहीं करना। वो हो सकता है कोई इलीगल एक्टिविटी हो। इसको हम ऑडिट में क्या नाम देते हैं? स्केप्टिसिज्म का। अब जाहिर है शेयर होल्डर का तो पैसा लगा था, वो कैसे इस फोन कॉल को इग्नोर कर देता? आप अगर उस मेजॉरिटी शेयर होल्डर के दोस्त हैं, ठीक है, आपने उससे पूछा यार बड़े परेशान नजर आ रहे हो, क्या हुआ? उसने सारी कहानी आपको बताई, आप उसे क्या मशवरा देंगे? मेजॉरिटी शेयर होल्डर को क्या करे वो? हाँ जी बिल्कुल, वो क्या करे? एक इंडिपेंडेंट पर्सन को अपॉइंट करे जो कि टेक्निकल नॉलेज और स्किल रखता हो वो भी, और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करे जो डायरेक्ट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किए हैं, और फिर उसके बाद शेयर होल्डर्स को बताए कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है कि गलत है। तो शेयर होल्डर्स ने क्या किया? एक इंडिपेंडेंट पर्सन को अपॉइंट किया। इस इंडिपेंडेंट पर्सन, थर्ड पार्टी को हम नाम देते हैं ऑडिटर का, या इसे कहते हैं एश्योरेंस प्रोवाइडर। एश्योरेंस प्रोवाइडर, देखिए जिस तरह मैंने बताया ना, डायरेक्टर्स और मैनेजर में फर्क है थोड़ा सा, लेकिन अभी चूंकि कंसेप्ट हमारे स्टार्ट में है, मैं इनको एक ही टर्म में ज्यूम कर रहा हूं। उसी तरह टर्म ऑडिटर में और एश्योरेंस प्रोवाइडर में थोड़ा सा फर्क है, लेकिन अभी हम उस साइड में नहीं जा रहे। ठीक है, अभी दोनों को हम ज्यूम कर रहे हैं एक ही बात। तो शेयर होल्डर्स ने अपॉइंट किया थर्ड पर्सन यानी ऑडिटर शेयर होल्डर्स को, और उन्हें कहा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करके हमें बताओ ठीक है कि नहीं। अब आप बताइए, आपके सामने दो पॉसिबिलिटीज। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि डायरेक्टर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करें और डायरेक्टली शेयर होल्डर्स को दे दें। पहली पॉसिबिलिटी ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि डायरेक्टर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करके ऑडिटर को दे, ऑडिटर उनको चेक करे, और फिर ऑडिटर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करने के बाद शेयर होल्डर्स को एक रिपोर्ट दे। इस रिपोर्ट में क्या बताए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक हैं या इनमें कुछ गड़बड़ है। पहली पॉसिबिलिटी क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डायरेक्टली शेयर होल्डर्स के पास हैं, डायरेक्टर से। दूसरी ऑप्शन क्या है? पहले ऑडिटर उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करे और फिर उसके बाद रिपोर्ट दे शेयर होल्डर्स को। क्या रिपोर्ट दे? कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है या उनमें कुछ गड़बड़ है। कौन सी पॉसिबिलिटी बेहतर? ऑप्शन सेकंड ऑप्शन बेहतर है। ठीक, तो इसीलिए अब जो डायरेक्टर्स ने, जो ऑडिटर ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डायरेक्टर ने बनाई थी उनको चेक किया, उसमें जो भी कमी पेशी थी, जो भी उसमें फ्रॉड थे, मिस स्टेटमेंट्स वगैरह थे, उन सबको सामने निकाल के शेयर होल्डर्स को बता दिया। तो शेयर होल्डर तो उससे बहुत ज्यादा खुश हुए, उनका ये तो बड़ा अच्छा काम किया आपने। ठीक, अब बताइए
क्या ये सारा स्ट्रक्चर क्लियर हो गया आपको? अगर यहां तक कंसेप्ट आपको क्लियर हुए तो कुछ क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि बताइए एक ऑडिट में कितने पार्टीज इन्वॉल्व हैं? 3 पार्टीज। कौन कौन सी पार्टी? शेयर होल्डर, डायरेक्टर्स, ऑडिटर। बताइए डायरेक्टर को कौन अपॉइंट करता है? बताइए ऑडिटर को कौन अपॉइंट करता है? शाबाश। अच्छा बताइए डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? डायरेक्टर मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे रिपोर्ट देना। और रिपोर्ट में ऑडिटर क्या लिखता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है या गलत है। ठीक, दो ही बातें होंगी ना, या तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही होंगी या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गलत होंगी। अगर ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में ये लिखे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है तो इस ऑडिट रिपोर्ट को कहते हैं अनमोडिफाइड। और अगर ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में यह लिखे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ गड़बड़ है तो इसे कहते हैं मॉडिफाइड रिपोर्ट। अब यहां पे लफ्ज मॉडिफाइड का आपने डिक्शनरी मीनिंग नहीं लेना कि इसका मतलब है जैसे कोई पहले कोई और रिपोर्ट थी बाद में उसमें रिवीजन कर दी गई, उसमें कुछ चेंज कर, नहीं। यहां पे अनमॉडिफाइड रिपोर्ट का मतलब है वो फॉर्मेट जो स्टैंडर्डाइज्ड है, जो नॉर्मल सिचुएशन में दिया जाता है। और अगर कोई गड़बड़ हो तो फिर जो फॉर्मेट यूज किया जाएगा उसे हम कहते हैं मॉडिफाइड रिपोर्ट। तो बताइए ऑडिटर अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सब कुछ ठीक है तो ऑडिटर जो रिपोर्ट देगा शेयर होल्डर्स को उसे क्या कहेंगे? अनमॉडिफाइड रिपोर्ट। और अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ ना कुछ गड़बड़ है तो ऑडिटर जो रिपोर्ट देगा उसे क्या कहेंगे? मॉडिफाइड रिपोर्ट। यहां तक कंसेप्ट क्लियर है? ठीक, फिर सुन लें। 3 पार्टीज ऑडिट में, शेयर होल्डर्स, डायरेक्टर्स, ऑडिटर। ऑडिटर की जरूरत क्यों पड़ी? हमारा प्रोफेशन ओरिजिनेट कैसे हुआ? क्यों? क्योंकि शेयर होल्डर्स चाहते थे कि उन्हें पूरे बिजनेस का ट्रू एंड फेयर व्यू मिले। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डायरेक्टर्स उन्हें भेजें वो कौन सी वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो? जो ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट कर रही हो। ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब क्या होता है कि अगर बिजनेस को प्रॉफिट है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता चले प्रॉफिट है, और अगर बिजनेस में लॉस है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख के पता चले बिजनेस में लॉस है। यह है ट्रू एंड फेयर व्यू, जो जैसा है वैसा ही नजर आए। लेकिन डायरेक्टर्स क्या चाहते थे? अपना बेस्ट व्यू प्रेजेंट करना। शेयर होल्डर्स क्या चाहते हैं? बिजनेस का ट्रू एंड फेयर व्यू मिले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख के। यानी प्रॉफिट है तो पता चले प्रॉफिट है, लॉस है तो पता चले लॉस है। डायरेक्टर्स क्या चाहते थे कि ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं बल्कि बिजनेस का बेस्ट व्यू प्रेजेंट हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। बेस्ट व्यू का मतलब क्या है कि अगर लॉस है बिजनेस में तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख के पता चले कि प्रॉफिट है, और अगर प्रॉफिट है तो पता चले ज्यादा से ज्यादा है। इस कंफ्लिक्ट की वजह से, ट्रू एंड फेयर व्यू और बेस्ट व्यू के कंफ्लिक्ट की वजह से ऑडिटर को अपॉइंट किया गया। ऑडिटर डायरेक्टर्स की बनाई हुई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करता है और फिर शेयर होल्डर्स को रिपोर्ट देता है जिसमें बताता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है या उनमें गड़बड़ है। अगर ऑडिटर ये लिखे रिपोर्ट में कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है, इस रिपोर्ट को क्या कहते हैं? और अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई गड़बड़ है तो मॉडिफाइड रिपोर्ट। यहां तक क्लियर? अच्छा, इसके बाद आगे चलते हैं। अब मुझे ये बताइए कि ऑडिट में 3 पार्टीज इन्वॉल्व है, शेयर होल्डर, डायरेक्टर्स, ऑडिटर। मैं एक स्टेटमेंट देने लगा हूं, आपने उसे ट्रू और फॉल्स करना। स्टेटमेंट ये है, मेरे ख्याल में ऑडिटर को डायरेक्टर्स का रिलेटिव होना चाहिए। अच्छा, आगे रीजन सुनो।
इसलिए कि अगर ऑडिटर डायरेक्टर या मैनेजर का रिलेटिव है तो जब वो ऑडिट करने के लिए आएगा डायरेक्टर या मैनेजर चुपके से उसे सारी अपनी मिस स्टेटमेंट बता देंगे, सर हमने ये गड़बड़ किया। कैसे होगा? ऐसे नहीं होगा, बल्कि अगर ऑडिटर और डायरेक्टर्स आपस में रिलेटिव हैं तो ऑडिटर डायरेक्टर के साथ मिलके शेयर होल्डर्स को धोखा दे सकता है। वो उन मिस स्टेटमेंट्स को छुपा लेगा, बताएगा नहीं शेयर होल्डर को। तो इसका मतलब है ऑडिटर को इंडिपेंडेंट होना चाहिए डायरेक्टर्स और मैनेजर्स। दूसरी स्टेटमेंट, इसे भी ट्रू और फॉल्स करना है आपने। मेरा ख्याल ये है कि ऑडिटर को शेयर होल्डर्स का रिलेटिव होना चाहिए। रीजन सुन लें, इसलिए कि अगर ऑडिटर शेयर होल्डर्स का रिलेटिव है तो वो शेयर होल्डर के इंटरेस्ट को सामने रखते हुए बहुत अच्छे तरीके से बेहतरीन किस्म का ऑडिट करेगा, चेकिंग करेगा डायरेक्टर्स की। बताइए ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। अच्छा अब ये सुन लीजिए, डिसीजन तो आपने सही बता दिया। ऑडिट में जब कभी हम केस स्टडी, कोई भी केस स्टडी अटेम्प्ट करते हैं, उसमें हमने दो चीजें बतानी होती हैं, एक डिसीजन यस या नो, ट्रू और फॉल्स वगैरह, और दूसरा बेसिस ऑफ डिसीजन कि क्यों हम कह रहे हैं कि ये गलत, रीजन क्या है, जस्टिफिकेशन क्या है। अगर लॉ का पेपर, लॉ की केस स्टडी होती तो हम शायद लीगल प्रोविजन भी लिख रहे होते हैं, लेकिन ऑडिट की केस स्टडी में लीगल प्रोविजन की जरूरत नहीं होती। हमने दो चीजें बतानी है, एक डिसीजन, बेसिस ऑफ डिसीजन। अच्छा डिसीजन आपने बता दिया कि ऑडिटर को शेयर होल्डर का रिलेटिव नहीं होना चाहिए। भाई क्यों नहीं होना चाहिए? इसलिए कि जिस तरह अगर ऑडिटर डायरेक्टर का रिलेटिव होता तो उनके साथ मिलकर शेयर होल्डर्स को धोखा दे सकता था, उसी तरह अगर ऑडिटर शेयर होल्डर का रिलेटिव हो तो वो शेयर होल्डर के साथ मिलकर एक्सटर्नल पार्टीज को धोखा दे सकता है। भाई कौन सी एक्सटर्नल पार्टी को? जैसे गवर्नमेंट को, एफबीआर वगैरह को। उन्होंने कंपनी से टैक्स लेना होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बेस पर, और वो ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शेयर होल्डर के साथ मिलकर हेरफेर कर सकता है ताकि टैक्स लायबिलिटी कम पे करना पड़े। तो इसीलिए ऑडिटर को इंडिपेंडेंट होना चाहिए शेयर होल्डर से भी, डायरेक्टर से भी। वो कहते हैं ऑडिटर में बहुत सी खुसूसियात होनी चाहिए, लेकिन अगर आप दो हरफी बात करें कि वो कौन सी खास बात जो सबसे अहम है, तो वो है इंडिपेंडेंस, कि ऑडिटर शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ मैनेजमेंट एंड शेयर होल्डर्स। भी इस कंसेप्ट से एग्री करना है। एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन और, अगर ऑडिटर के पास क्लाइंट के शेयर्स हैं, क्या वो इंडिपेंडेंट है? जिसका ऑडिट करने जा रहा है इंडिपेंडेंट नहीं है। अगर ऑडिटर के स्पाउस जो है वो क्लाइंट में डायरेक्टर है, ठीक है, ठीक है, एक पार्टनर है, उसकी वाइफ क्लाइंट में डायरेक्ट, जिसका ऑडिट करने जा रहे हैं, ऑडिट क्लाइंट में डायरेक्टर है, क्या ऑडिटर इंडिपेंडेंट है? नहीं है। तो ऑडिटर शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ शेयर होल्डर्स एंड मैनेजमेंट। यहां तक बात समझ आ गई? चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट, जब शेयर होल्डर्स के पास ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पहुंची तो वो बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा पहले ये जो दो नंबरियां करते थे डायरेक्टर्स हमारे साथ, अब जो दो नंबरियां की होती हैं इन्होंने, मैनेजमेंट ने, डायरेक्टर्स ने, ऑडिटर उन सबको आइडेंटिफाई करके हमारे सामने रख देता है रिपोर्ट में लिख के कि ये प्रॉब्लम्स है। सारी प्रॉब्लम्स उनको, शेयर होल्डर्स को पता चलना शुरू हो गए। आहिस्ता आहिस्ता जब डायरेक्टर्स को भी पता चला, ये तो ऑडिटर हर साल आ जाता है, तो वो भी अब मिस स्टेटमेंट करने से पहले, ये ओवर स्टेट करने से पहले प्रॉफिट को 10 दफा सोचने लगे। यार ऑडिटर आ जाएगा, पकड़ तो हमें लेगा, तो बेहतर है कि फ्रॉड करे ही ना। ठीक है, फ्रॉड करे ही ना। हाँ, लेकिन अब भी इसका ये मतलब नहीं है कि अब मैनेजमेंट मिस स्टेटमेंट वगैरह नहीं करते, अभी भी मिस स्टेटमेंट होती है, लेकिन बहुत कम हो गई। और अगर कहीं हो भी तो वो नॉर्मली ऑडिटर उसको आइडेंटिफाई करके शेयर होल्डर्स को बता देता है। शेयर होल्डर बहुत खुश। अब उन्होंने, ये शेयर होल्डर ने ऑडिटर को अप्रिशिएट किया, उन्होंने कहा आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और इन शेयर होल्डर्स ने फिर ऑडिटर को इतना अप्रिशिएट किया कि जो इनके दूसरे दोस्त थे, जो किसी दूसरी कंपनी के शेयर होल्डर्स थे, उनके सामने भी ऑडिटर की मशहूरी करना शुरू कर दी कि भाई ये बंदा है, ये थर्ड पर्सन है, ये एक्सपर्ट है, इसको पॉइंट कर लो। मैनेजमेंट या डायरेक्टर, तुम तो सारा साल घर बैठे रहते, तुम्हें क्या पता मैनेजमेंट डायरेक्टर सारा साल क्या करती रही है।
पता नहीं सच बात बताते हैं कि झूठ। ये जो थर्ड पार्टी है ना, ये सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की चेकिंग करके सारी बातें सही हमें बता देते हैं, इनको पॉइंट कर। आहिस्ता यहां से हमारा जो प्रोफेशन है वो ओरिजिनेट हुआ, हमारी दुकान चले ऑडिट की, और इतना ज्यादा अप्रिशिएट किया गया इस प्रोफेशन को कि बहुत से मुल्कों में इंक्लूडिंग पाकिस्तान ये लीगल रिक्वायरमेंट में इंक्लूड कर दिया गया कि जब कभी बड़ी कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेयर होल्डर्स को भिजवाएंगी, पहले वो ऑडिट करवाएंगी और ऑडिट रिपोर्ट के साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेयर होल्डर्स को भिजवाई जाएंगी, उसके बगैर नहीं। पाकिस्तान में भी आपने शायद लॉ में पढ़ा होगा, ये रिक्वायर्ड है। हर कंपनी के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है। प्राइवेट कंपनी जिनका पेड अप कैपिटल है 1 मिलियन से कम है, उनके लिए ऑडिट करवाना रिक्वायर्ड नहीं है। सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए, पार्टनरशिप के लिए ऑडिट करवाना रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन जो हमारी बड़ी कंपनीज हैं उन सब के लिए ऑडिट करवाना रिक्वायर्ड है। तो जो चीज रिक्वायर्ड बाय लॉ होती है उसे हम कहते हैं स्टैट्यूटरी। तो स्टैट्यूटरी ऑडिट क्या होता है? जो ऑडिट रिक्वायर्ड बाय लॉ हो। अच्छा, जो ऑडिट रिक्वायर्ड बाय लॉ हो वो है स्टैट्यूटरी ऑडिट, और जो ऑडिट नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ है नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट। जरा मुझे सोच के बताइए कि सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, छोटी वाली प्राइवेट कंपनी है, एनजीओज वगैरह है, इनके लिए ऑडिट करवाना रिक्वायर्ड नहीं है। क्या ये ऑडिट करवाएंगे? फिर भी क्या हो, ऑडिट करवा सकती हैं? ये रिक्वायर्ड नहीं है, करवा सकती हैं। अगर ये ऑडिट करवाती हैं अपना, तो इस ऑडिट को क्या कहेंगे? नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट। अच्छा भाई, ये क्यों ऑडिट करवाएंगी? ये जो सोल प्रोप्राइटरशिप है, फॉर एग्जांपल पार्टनरशिप है, छोटी कंपनीज हैं, ये क्यों ऑडिट करवाए? रिक्वायर्ड तो है नहीं, तो बिला वजह क्यों ऑडिट करवाए? क्या इनको कोई ऑडिट करवाने का, नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट का भी कोई फायदा होगा? फायदा, हाँ बिल्कुल। क्या फायदा होगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ट्रू एंड फ्यूरी मिल जाएगा इनको भी। ये भी अगर जानना चाहते हैं कि हमारा असल प्रॉफिट कितना है, वो पता चल जाएगा। जो बहुत सी मिस स्टेटमेंट्स होती हैं, जरूरी तो नहीं कि गलती जानबूझ के की जाए, गलती अनजाने में भी हो सकती है। तो अगर कोई बहुत से ऐसे एरर्स वगैरह हैं जो अनजाने में हो गए हैं, वो भी सामने आ जाएंगे। बैंक से लोन लेने के लिए भी हो सकता है कि ऑडिट करवाया जाए। अब बैंक के पास प्रैक्टिकली अपने बिजनेस के लिए लोन लेने के लिए जाएंगे ना, बैंक आपसे कहेगा लोन तो मैं देने को तैयार हूं, पहले आप अपने बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारे पास लेके आए और ऑडिट करवा के लाना। हम कहेंगे भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्यों मांग रहे हैं लोन देने के लिए? कह रहे ये देखने के लिए कि क्या आपके बिजनेस का इतना प्रॉफिट होता है कि मुझे इंटरेस्ट आप पे कर सके। क्या आपके बिजनेस के पास इतने एसेट्स हैं कि अगर आपने लोन मुझे वापस ना किया तो मैं आपके एसेट बेच के अपना लोन रिकवर करवा सकूं। ये तो नहीं, आपको पता है बैंक सिक्योरिटी के तौर पे चीजें रखता है, फिर उसके बाद लोन देता है। ये तो नहीं कि आपके पास एसेट है 100 मिलियन के और मैं लोन दे दूं 200 मिलियन का। तो बैंक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मांगता है लोन देने से पहले, और ऑडिटेड फाइनेंशियल, जाहिर है अगर ऑडिटेड नहीं होंगी फिर तो हम अपने 100 मिलियन के एसेट को लिख देंगे 500 मिलियन। तो बैंक क्या कहता है, फिर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होने चाहिए। तो बैंक से लोन लेने में और किस काम आ सकते हैं? बिजनेस को सेल करने में, बिजनेस को सेल करना हो, शेयर सेल करने हो, तब ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स काम आती है। ये बिजनेस को सेल करने में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट कैसे यूजफुल होता है? देखिए, आपने फर्ज कीजिए अगर कोई गाड़ी खरीदनी है, आप जाएंगे सेलर के पास, उसकी गाड़ी देखेंगे चमक दमक रही है और पेमेंट करके गाड़ी ले आएंगे, इस तरह होगा क्या? या प्रोबेबली आप किसी एक्सपर्ट बंदे को, किसी टेक्नीशियन वगैरह को साथ लेके जाएंगे, मैकेनिक, उसे कहेंगे यार गाड़ी का ये अंदर खाता जरा खोल के देखो, इसके इंजन वगैरह की क्या पोजीशन है, इसी की क्या पोजीशन है, दूसरी चीजें क्या है। क्या किसी एक्सपर्ट पर्सन को साथ लेके जाएंगे फिर ही खरीदेंगे ना उसको, वैसे तो नहीं खरीदेंगे। तो अगर ये चंद लाख की गाड़ी खरीदने के लिए आप एक्सपर्ट को साथ लेके जा रहे हैं, तो वो जो करोड़ों का बिजनेस अगर कोई बंदा खरीद रहा है, क्या वो सिर्फ जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उन्होंने बनाई होगी उसकी बेस पे खरीदेगा? वो तो कहेगा भाई पहले ऑडिट होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, उसके बाद जो ऑडिटर कहेगा ना जितनी एसेट्स और लायबिलिटीज वगैरह की वैल्यू है उस हिसाब से हम पैसे देंगे, ऐसे नहीं देंगे। तो ये बिजनेस को सेल परचेज करने में भी ऑडिट हेल्पफुल। आपको एक रियल एग्जांपल देता चलूं, फैक्ट्स थोड़े से हम चेंज कर दिया करते हैं बाज़ औक़ात, लेकिन जो बेसिक फैक्ट होंगे वो सिमिलर होंगे, सेम होंगे। 2005 का जिक्र है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने को पैसों की जरूरत थी
उन्होंने डिसाइड किया कि हम पीटीसीएल के शेयर्स को बेच देते हैं। अब पीटीसीएल के शेयर अच्छी खासी मतलब इन्वेस्टमेंट चाहिए थी उसके लिए, तो इंटरनेशनल इन्वेस्टर से राब्ता किया गया। इंटरनेशनल इन्वेस्टर ने कहा हम शेयर्स खरीदने के लिए तैयार तो हैं, लेकिन प्राइस क्या पे करेंगे वो डिसाइड करने से पहले हमें पीटीसीएल की ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दे जाएं, जिनसे हमें पता चले कि वेरीफाइड एसेट्स और लायबिलिटीज की वेरीफाइड फिगर क्या है, उस हिसाब से सही फिगर हम सही प्राइस पे पहुंच सके। ये वाकया है जनवरी 2005 का। पीटीसीएल का ईयर एंड है 30 जून। तो गवर्नमेंट ने 30 जून 2004 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्वेस्टर के सामने रखी। इन्वेस्टर ने कहा नहीं सर ये तो बहुत पुरानी है, ये तो 7 महीने हो गए हैं, 7 महीनों के दरमियान में पता नहीं क्या ऊंच नीच हो चुकी होगी, हमें तो अपडेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए। तो ऐसा करते हैं हम 30 जून 2005 तक का इंतजार करते हैं। गवर्नमेंट ने कहा नहीं पैसे मुझे अभी चाहिए, ठीक है। तो फिर दोनों के दरमियान में एग्री ये हुआ कि हालांकि 7 महीने हो गए, ये साल शुरू हुए 7 महीने हो गए, 7 महीनों का ऑडिट करवाना रिक्वायर्ड बाय लॉ नहीं होता, लेकिन जो कि इन्वेस्टर को ऑडिटेड इंफॉर्मेशन चाहिए, उनकी जरूरत को सामने रखते हुए फैसला ये हुआ कि 1 जुलाई से लेके 31 जनवरी तक 7 महीनों का स्पेशल ऑडिट, एडिशनल ऑडिट, एक्स्ट्रा ऑडिट करवा लिया जाएगा। अब बताइए ये जो ऑडिट करवाया गया 7 महीनों का, क्या ये स्टैट्यूटरी ऑडिट है कि नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट? नॉन स्टैट्यूटरी, रिक्वायर्ड बाय लॉ नहीं है। किस लिए करवाया गया? ताकि बिजनेस को बेचना है तो जो भी शेयर की प्राइस है वो डिसाइड हो सके, ठीक है। इसी तरह सोल प्रोप्राइटरशिप, जिस तरह कंपनी चाहे तो स्टैट्यूटरी ऑडिट, कंपनी के लिए तो स्टैट्यूटरी ऑडिट रिक्वायर्ड है ना, वो तो करवाना ही करवाना है, चाहे तो नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट भी करवा सकते हैं। इसके अलावा जो सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, इनके लिए स्टैट्यूटरी ऑडिट नहीं है, रिक्वायर्ड नहीं ऑडिट, लेकिन अगर ये चाहें तो ये भी नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट करवा सकते हैं। कुछ कंसेप्ट समझ आया? अब मुझे बताइए कि अगर आपका कोई दोस्त है वो आपसे ये कहता है ये ऑडिटर तो इसलिए जिंदा हैं क्योंकि ऑडिट रिक्वायर्ड बाय लॉ है, अगर कभी लीगल रिक्वायरमेंट ना होती ऑडिट करवाने की, ऑडिटर तो भूखे मर जाते। बताइए क्या आप उसकी बात से एग्री करते हैं? आप उसे क्या जवाब देंगे? क्या आप उसे कहेंगे ऑडिट सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि लीगल रिक्वायरमेंट है, कि ऑडिट इसलिए होता है कि इसके बहुत से फायदे हैं? बहुत से फायदे। क्या फायदे हैं ऑडिट करवाने के? ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट सामने आ जाता है, बहुत सी मिस स्टेटमेंट्स डिटेक्ट हो जाती हैं, बिजनेस को सेल करना उसमें हेल्पफुल होता है, लोन लेना उसमें हेल्पफुल होता है, इसके बहुत से फायदे। क्लियर हो बात? चलिए अब ऐसा कीजिए, यहां पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं, चैप्टर 1 का लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1, इसकी रीडिंग कीजिए। आपको 5 मिनट का टाइम दिया जा रहा है। चैप्टर 1 लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1, इसकी रीडिंग कीजिए।
जी कितने स्टूडेंट्स अभी रीडिंग कर रहे हैं? हो गई रीडिंग? जी कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। कोई क्वेश्चन नहीं है? जी जी पूछिए। हाँ, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, हाँ ये क्या, ठीक है, ये मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ अभी। एक छोटी सी चीज जो है वो नोट कर लीजिए। मैंने आपको बताया था कि हम क्लास में रीडिंग पढ़ रहे होंगे, जो मटेरियल यूज करेंगे वो होगी राइज की बुक, लेकिन इनडायरेक्टली जो आईकैप का स्टडी टेक्स्ट और क्वेश्चन बैंक है वो भी कवर हो रहा होगा। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि आप कैसे चेक कर सकते हैं कि स्टडी टेक्स्ट और क्वेश्चन बैंक कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर आप पहले पेज पे हैं चैप्टर के, इसमें उसने लिस्ट दी हुई है कि इस चैप्टर में कितने कंसेप्ट डिस्कस हो रहे हैं। इस चैप्टर में 3 कंसेप्ट डिस्कस हो रहे हैं। इसके बाद हर कंसेप्ट के आगे आईकैप का स्टडी टेक्स्ट रेफरेंस दिया हुआ है, ठीक है। उसने पहला कंसेप्ट जो हमने सीखा है अभी, इसको उसने आईकैप ने 4 पैराग्राफ में डिस्कस किया हुआ है डिफरेंट बेसिस पे, ठीक है। पैराग्राफ रेफरेंस क्या है? 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.5.1। इसको इंटरप्रेट कैसे करना है हमने, सुनने 3 नंबर है हर पैराग्राफ रेफरेंस में। जो पहले वाला नंबर है वो चैप्टर नंबर को शो कर रहा है, चैप्टर 1। इसका मतलब यही कंसेप्ट चैप्टर आईकैप के चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस हुआ। जो दूसरा और तीसरा नंबर है ये आईकैप का उस चैप्टर के अंदर सेक्शन और सब सेक्शन नंबर को शो कर रहा है। आपने अगर आईकैप की बुक इससे पहले पढ़ी है किसी भी सब्जेक्ट की, फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स या लॉ की, तो आपको अंदाजा होगा कि बुक में डिफरेंट चैप्टर्स हैं। हर चैप्टर के अंदर पहले वो सेक्शन बताता है, सेक्शन 1, 2, 3, 4, और फिर हर सेक्शन के अंदर डिफरेंट पैराग्राफ होते हैं, 3.1, 3.2, 3.3। इसका मतलब है अगर आप इस कंसेप्ट को आईकैप के बुक से जाके पढ़ना चाहते हैं तसल्ली करने के लिए कि हमने क्लास में सही पढ़ा है कि नहीं पढ़ा और आईकैप की बुक में ये डिस्कस हुआ है कि नहीं, तो हमें कहाँ जाना है? चैप्टर नंबर 1 के सेक्शन 1.2, 1.3, 1.4 और फिर चैप्टर नंबर 1 के ही सेक्शन 5.1। ये क्लियर हो गया। और दूसरा, क्या इस कंसेप्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आईकैप के क्वेश्चन बैंक में है? अब देखें, क्या हमने आईकैप का सिर्फ स्टडी टेस्ट कवर करना है या क्वेश्चन बैंक भी प्रैक्टिस करना है? दोनों चीजें लाजमी है, दोनों चीजें लाजमी है। तो क्या इस कंसेप्ट से रिलेटेड कोई आईकैप के क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन है? इसका आंसर है बिल्कुल है। कौन सा वाला क्वेश्चन है? 125, ठीक है। और आपकी आसानी के लिए कि आपको अलहदा से आईकैप का क्वेश्चन बैंक जाके ना देखना पड़े कि ये क्वेश्चन कौन सा क्या लिखा है, उस क्वेश्चन को हमने इसी लर्निंग ऑब्जेक्टिव के एंड में रिप्रोड्यूस कर दिया ताकि आपको पता चल जाए ये कौन सा क्वेश्चन है, एवेल्युएट कर सके कि क्या हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। हाँ, आईकैप के क्वेश्चन बैंक के अलावा भी क्वेश्चंस हैं, वो भी आपको मिलेंगे, ठीक है। इस बुक में आईकैप के क्वेश्चन बैंक के अलावा भी पास पेपर के एडिशनल क्वेश्चन, ठीक है, वो भी मिलेंगे, लेकिन आईकैप के क्वेश्चन बैंक भी आपको साथ साथ मिलता रहे।
तो जब कभी मैं आपसे रीडिंग करने के लिए कहूं, याद रखें, चाहे स्पेसिफिकली मेंशन करूं या ना करूं, अंडरस्टूड है कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट रीड करने के बाद आपने एंड पे जो पास्ट पेपर के क्वेश्चंस हैं उनको भी रीड करना है और वैल्यूएट करना है कि क्या आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आपने पास्ट पेपर के क्वेश्चन को रीड ना किया तो याद रखें हमारी लर्निंग कंप्लीट नहीं हुई। ठीक है, असल मकसद तो हमारा इंश्योर करना है ना कि आप आईकैप के लेवल तक प्रिपरेशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, और वो जाहिर है आईकैप के पास्ट पेपर करके ही इंश्योर किया जा सकता है। ठीक है, तो अगर अभी किसी स्टूडेंट ने इन क्वेश्चंस को नहीं पढ़ा तो रीडिंग कर लीजिए इन क्वेश्चंस के लिए। जी, क्वेश्चन रीड कर लिए, अटेम्प्ट कर सकते हैं, रिक्वायरमेंट समझ आ गई क्या पूछ रहा है। चलिए कोई क्वेश्चन। हाँ, ये इन्होंने टर्म पूछी थी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, जरा अटेंटिव होके सुनिएगा। वैसे तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम समझाने को 1 मिनट में भी समझाई जा सकती है, लेकिन याद रखिए एक होता है हम जब प्रैक्टिस करते हैं ना, तो हमारे प्रैक्टिस में एक टर्म होती है, दो टर्म होती है, एक होती है ऑडिट करना और एक होता है ऑडिट फुड़काना। ठीक है, ऑडिट किया भी जा सकता है, ऑडिट को फुड़काया भी जा सकता है। हम ऑडिट फुड़काएंगे नहीं, ये काम आप प्रैक्टिस में जाके सीखेंगे, यहाँ पे हम ऑडिट करेंगे। तो इसमें एक एक लफ्ज जो है याद रखें, मैं कोशिश करूंगा जितना को मेरा नॉलेज है एक एक लफ्ज आपको खोल खोल के समझाऊं। आपका क्या काम है कि आपको जो कंसेप्ट समझाया जाए आपने उसको बाद में रिवाइज करते रहना है। एक दफा समझ आ गया काफी नहीं है। ये जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स होते हैं ये 3, 4, 5 दिन के बाद नेचुरल होता है, भूल जाते हैं। तो आपने कोशिश करनी है जो भी सीख रहे हैं हर 2, 3, 4 दिन के बाद उसको रिवाइज करते रहें, वरना भूल जाएगा। कंसेप्ट है इंटरनल कंट्रोल क्या है। अब ये चूंकि ये हमारा एक टेक्निकल वर्ड है और आगे चल के बहुत से कंसेप्ट में इसका जिक्र होगा, तो मैं इस वर्ड को एक्सप्लेन कर रहा हूं डिटेल में। ठीक है, अटेंटिव होके आपने देखना है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होता क्या। देखिए, आपने शायद इससे पहले किसी सब्जेक्ट में, आईटी में या किसी और सब्जेक्ट में पढ़ा होगा कि कोई भी जो इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है उसके 3 फेजेस होते हैं, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। ये पढ़ा है कहीं आपने? चले, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। अगर हम बात करें अपने अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम की, अकाउंटिंग सिस्टम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने के लिए यूज किया जाता है। तो अकाउंटिंग सिस्टम में भी 3 फेजेस हैं, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। जरा गेस कीजिए हमारे अकाउंटिंग सिस्टम में आउटपुट क्या होती होगी? शाबाश, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और इनपुट क्या होती होगी? ट्रांजैक्शंस, जैसे सेल्स किया उसकी ट्रांजैक्शन, परचेज की ट्रांजैक्शन, एक्सपेंसेस वगैरह की ट्रांजैक्शंस। तो जो ट्रांजैक्शन है, बिल्कुल जो जर्नल में रिकॉर्ड होती हैं, जो ट्रांजैक्शंस हैं वो हमारा इनपुट है, आउटपुट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। प्रोसेसिंग क्या है? प्रोसेसिंग वो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स हैं जिनसे गुजर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर होते हैं। इंटरनल कंट्रोल वो पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स हैं जो सही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने के लिए मैनेजमेंट यूज करती है। फॉर एग्जांपल, मुझे ये बताइए, सारा साल कंपनी की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती रही जर्नल में, लेजर, ट्रायल बैलेंस वगैरह में। साल के एंड पे सीएफओ चुटकी बजाएगा और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर हो जाएंगी। कैसे होगा? ऐसे नहीं होगा। ठीक है, बल्कि कुछ मजीद पॉलिसी एंड प्रोसीजर इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे। जैसे फर्ज कीजिए अगर पूरे साल में बैंक की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती रही, जितना भी कैश निकलवाया, कैश पे किया, कैश बैंक पेमेंट वगैरह की ट्रांजैक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड होती गई,
क्या ईयर एंड पे जो कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस है उसे एज इट इज बैलेंस शीट में इंक्लूड कर देना चाहिए कि कुछ पॉलिसी एंड प्रोसीजर होने चाहिए जो इंश्योर करें कि बैलेंस सही रिपोर्ट हो रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में? वो क्या हो सकते हैं? वो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना, ठीक है, बैंक रिकंसिलिएशन। अच्छा, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। वो ट्रांजैक्शन तो है कैश रिसीव किया, कैश पे किया, चेक रिसीव किया, चेक पे किया, ये ट्रांजैक्शन है। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या है? ये एक पॉलिसी एंड प्रोसीजर है जो मैनेजमेंट ने, डायरेक्टर्स ने बनाया है। किस लिए? ताकि सही सही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर हो सके। अब बताइए, एक कंपनी का ऑडिट करने के लिए आप गए, पता चला वहां पे हर महीने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बन रही है। एक दूसरी कंपनी का ऑडिट करने के लिए गए, वहां पता चला कि हर महीने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट नहीं बन रही। बताइए किस कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं आपके ख्याल में उनमें ज्यादा गलतियां होंगी? जिनमें नहीं बन रहे उनमें ज्यादा गलतियां होंगी, क्योंकि जिनमें तो हर महीने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बन रही है, जो भी एरर्स या ओमिशन है वो हर महीने आइडेंटिफाई हो रहे हैं और एडजस्ट हो रहे हैं। और जिसमें बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट नहीं बन रही उसमें वो हर महीने इकट्ठे हो रहे हैं। वो साल के एंड में तो पूरे 12 महीनों की आइटम्स इकट्ठी हुई होंगी, ठीक है। तो ये है हमारा इंटरनल कंट्रोल प्रोसेसिंग जो है, इसको हम क्या कहते हैं? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। वो सिस्टम, इसे इंटरनल कंट्रोल भी कह सकते हैं, सिर्फ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम भी कह सकते हैं। ये वो पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स हैं जिनसे गुजर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर होते हैं। कुछ बात समझ आए? नहीं? और एग्जांपल लीजिए, सेल ऑफ इन्वेंट्री, परचेज ऑफ इन्वेंट्री, ये ट्रांजैक्शंस है। फर्स्ट कीजिए कंपनी ने पूरे साल में इन्वेंट्री की परचेज और सेल की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते रहे। क्या ईयर एंड पे जो भी इन्वेंट्री का टी काउंट का बैलेंस है एज इट इज उससे बैलेंस शीट में इंक्लूड कर देना चाहिए कि पहले फिजिकली स्टॉक को काउंट करना चाहिए कि देखिए उतना ही स्टॉक पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ, ठीक है, और फिर उस फिजिकल बैलेंस को बुक बैलेंस के साथ रिकंसाइल करना चाहिए। बताइए ये काम करना चाहिए कि नहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने से पहले? अगर दो क्लाइंट पे ऑडिट करने के लिए गए, एक क्लाइंट ऐसा है जिसने ईयर एंड पे जो टी अकाउंट का बैलेंस था एज इट इज बैलेंस शीट में इंक्लूड कर दिया। दूसरा हमारा ऑडिट क्लाइंट है, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करने के लिए गए तो पता चला उसने पहले स्टॉक काउंट किया है, फिर उसके बाद फिजिकल बैलेंस को बुक बैलेंस के साथ रिकंसाइल किया है, जो डिफरेंस आ रहे थे उनकी एडजस्टिंग एंट्रीज पास की हैं, फिर फाइनल एडजस्टेड बैलेंस बैलेंस शीट में लिखा है। बताइए किस क्लाइंट का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है? जिसने स्टॉक टेकिंग की है, जिसने रिकंसिलिएशन बनाई है। तो किस कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गलतियां ज्यादा होंगी? जिसने स्टॉक टेकिंग नहीं की, रिकंसिलिएशन नहीं बनाई। किस कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गलतियां कम होंगी? जिसने स्टॉक टेक किया है, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाई है। तो ये है हमारा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। क्या? वो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर जिनसे गुजर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर होती हैं। एग्जांपल्स मैंने आपको दो दी हैं, एक बैंक की, बैंक के इंटरनल कंट्रोल की, और एक इन्वेंट्री की। लेकिन याद रखें हर एरिया की एग्जांपल्स हैं। फिक्स एसेट्स की भी एग्जांपल है इंटरनल कंट्रोल की, डेटर्स की भी हैं, क्रेडिटर्स की भी हैं, सेल्स की भी हैं, परचेजेस की भी हैं, पेरोल यानी सैलरी एक्सपेंसेस की भी एग्जांपल। हर एरिया में इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होता है, हर अकाउंट के अंदर, सेल्स के अंदर भी, परचेज के अंदर भी, पेरोल वगैरह के अंदर भी। लेकिन चूंकि कंसेप्ट समझना है तो एक दो एग्जांपल्स काफी हैं। लेकिन ज़हन में रखिएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हर एरिया में इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होता है जिसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। यहां तक बात समझ आ गई इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या? अच्छा, अब इस कंसेप्ट को आगे लेके चलते हैं। मुझे ये बताइए, मैं एक स्टेटमेंट देने का, आपने सिर्फ ट्रू और फॉल्स करना है, अटेंटिव होके। कंसेप्ट थोड़ा टेक्निकल होते जा रहे हैं। मैं एक क्लाइंट पे ऑडिट करने के लिए गया, मुझे
डायरेक्टली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करना शुरू कर देना चाहिए, इंटरनल कंट्रोल्स वगैरह को इग्नोर कर देना चाहिए। अच्छा बताइए, ये जो यूजर्स हैं, ओनर्स हैं, इनके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में जानना वो सही है कि गलत है? ये जरूरी है। इंटरनल कंट्रोल के बारे में जानना जरूरी है कि ये सही है कि गलत है, कि दोनों के बारे में जानना? शेयर होल्डर्स के लिए कितने स्टूडेंट का ख्याल है शेयर होल्डर्स के लिए सिर्फ ये जानना जरूरी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है कि गलत? कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है सिर्फ शेयर होल्डर्स को इंटरनल कंट्रोल के बारे में जानना चाहिए? कितने स्टूडेंट का ख्याल है दोनों के बारे में जानना चाहिए शेयर होल्डर्स को? ज्यादा स्टूडेंट इस तरह। अच्छा मुझे बताइए, फर्ज कीजिए आपका रिजल्ट आया, आपके बड़े भाई ने आपसे पूछा भाई रिजल्ट क्या है, अब आप उसे क्या बता रहे हो? भाई मैंने इस सब्जेक्ट की तैयारी करने के लिए ना एक बड़े मशहूर कॉलेज में एडमिशन लिया था और उसमें भी एक मशहूर टीचर था, उनकी क्लासेस मैंने ली। मैं हर रोज कॉलेज रिपोर्टिंग की एग्जांपल है, रिपोर्ट मैं हर रोज कॉलेज जाता था। मैंने स्टैंडर्ड्स के पास पेपर तो रगड़ दिए सारे, 3-3 4-4 दफा रिवीजन कर ली मैंने। और मैंने क्वेश्चन की प्रैक्टिस में जो है मैं हर रोज 6-6 घंटे पढ़ता था। भाई क्या कहेगा? वो कहेगा भाई 2 हरफी बात बताओ मुझे, पास हो के फेल हो, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है। देखिए हमारे घर वालों को इन सारी चीजों से कोई गर्ज नहीं होती, ये हमारा इंटरनल कंट्रोल होता है। ये सारी चीजें अगर हम ये सारे काम कर रहे हैं तो ये अच्छा है, इससे हो सकता है हमारा रिजल्ट जो है वो अच्छा आने के चांसेस ज्यादा है। लेकिन हमारे घर वालों को इससे तो कोई गर्ज नहीं है, घर वालों को सिर्फ एक सफे से गर्ज है, वो जो आई कैब ने भेजा जिसमें लिखा है पास है कि फेल है। तो दोबारा बताइए, क्या हमारे जो यूजर्स हैं उन्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में जानना चाहते हैं, सही है कि गलत है, कि इंटरनल कंट्रोल के बारे में भी इंटरेस्टेड है? इंटरनल कंट्रोल से उन्हें कोई गर्ज नहीं है कि क्या पॉलिसी एंड प्रोसीजर आपने अडॉप्ट की, ठीक है, इससे उन्हें कोई गर्ज नहीं है। भाई सीएफओ लेट आता था या के टाइम पे आता था, ये इंटरनल कंट्रोल का इशू तो है, लेकिन फाइनेंशियल शेयर होल्डर्स को इससे गर्ज नहीं है भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही बनी है कि नहीं बनी, हमें इससे गर्ज है। तो शेयर होल्डर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंटरेस्ट। अच्छा अब ये कंसेप्ट समझ आ गया। अगला क्वेश्चन मेरा, तो बताइए क्या ऑडिटर को सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जाके वेरीफाई करना चाहिए? क्योंकि रिपोर्ट में तो ये हम डिसाइड कर लिया हमने, रिपोर्ट में वो सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में बताएगा सही है कि गलत। इंटरनल कंट्रोल्स के बारे में ऑडिटर रिपोर्ट में जिक्र नहीं करेगा अपनी रिपोर्ट में जिक्र, क्योंकि जो शेयर होल्डर्स हैं वो इंटरनल कंट्रोल में इंटरेस्टेड नहीं है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंटरेस्टेड है। तो बताइए क्या ऑडिटर को जब वो ऑडिट कर रहा हो, क्या सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करने के लिए प्रोसीजर परफॉर्म करने चाहिए कि उसे इस इंटरनल कंट्रोल्स को भी कंसीडर करना चाहिए? भाई दोनों को करना, भाई क्यों करना चाहिए दोनों को? एग्जाम्पल सुने, बताया बिल्कुल ठीक, कंसीडर करना। एग्जाम्पल सुने, भाई एक पेशेंट है, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर साहब सर दर्द हो रहा है। डॉक्टर ने कहा अच्छा, फौरन उसको कहा एडमिट हो जाओ और उसकी सर्जरी कर दी, ऑपरेशन कर दिया उसका। क्या डॉक्टर को ऐसा करना चाहिए? दूसरी ऑप्शन, पेशेंट आया, डॉक्टर साहब सर दर्द हो रहा है, उसने कहा ये है डिस्प्रिन, जाओ 2 गोलियां खा लो। कैसे करना चाहिए? ऐसा भी नहीं करना चाहिए। अच्छा प्रैक्टिशनर, अच्छा डॉक्टर क्या करे, कहेगा भाई पहले ये 1-2 टेस्ट करवाओ। पहले वो फौरन पेशेंट को ट्रीट करना शुरू नहीं कर देगा, फौरन इलाज शुरू नहीं करना शुरू कर देते। वो क्या करते हैं, पहले टेस्ट करवा के देखते हैं प्रॉब्लम किस जगह पे है, कितनी सीवियर है, उस लिहाज से फिर ट्रीटमेंट करेंगे। अगर उसने टेस्ट करवाया, पता चला सर दर्द है सिर्फ, वो उसे डिस्प्रिन की गोलियां दे देगा 2। और अगर पता चला ब्रेन ट्यूमर है, कहेगा भाई एडमिट हो जाओ। बताइए क्या डॉक्टर को फौरन मरीज का इलाज करना शुरू कर देना चाहिए कि पहले टेस्ट करना चाहिए? एग्जैक्टली उसी तरह याद रखें हम ऑडिट, अच्छा मरीज असल में इलाज करवाने जाता है, वो टेस्ट करवाने नहीं जाता, लेकिन इलाज करवाने के लिए टेस्ट करवाना जरूरी है, सही इलाज करवाने के लिए। उसी तरह
हमने अल्टीमेटली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में बताना है शेयर होल्डर्स के वो सही है कि गलत है। लेकिन याद रखें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करने के लिए हमने जो प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं तब तक सही डिसाइड नहीं कर सकते जब तक हम पूरे बिजनेस को स्कैन ना कर लें, उसका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ना स्टडी कर लें। भी उसके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को स्टडी करने से हमें क्या पता चलेगा? उसके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को स्टडी करने से हमें पता चलेगा कि ये इंटरनल कंट्रोल यहां पे स्ट्रॉन्ग है या वीक है। देखिए कंसेप्ट क्या सीख रहे हैं हम कि इंटरनल कंट्रोल्स के बारे में बताना सही है कि गलत है, ऑडिटर ने रिपोर्ट में ये नहीं बताना, जरूरी नहीं बताते हैं। लेकिन उसके बावजूद ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल को अंडरस्टैंड करता है, समझता है। क्यों समझता है? ताकि देख ले इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग है कि वीक है। अगर इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग है, ठीक है, अगर इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग है तो इसका मतलब क्या होगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलतियों का चांस कम है कि ज्यादा है? कम है। अब मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, रिस्क कम हो गया ना, हमारा रिस्क कम हो गया, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करने के लिए जो प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं वो भी कम करना। और अगर मैंने इंटरनल कंट्रोल को अंडरस्टैंड किया, पता चला इंटरनल कंट्रोल वीक है। वीक है का मतलब क्या है? जैसे रिकंसिलिएशन वगैरह नहीं बन रही होंगी, तो मेरा रिस्क बताइए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गलतियों का चांस इस सिचुएशन में कम होगा ज्यादा होगा? मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करने के लिए कम प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं कि ज्यादा करना है? ज्यादा करना। ठीक है। अच्छा अब बताइए, एक ऑडिट स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर कर रहा हूं, आपने बताना है कि ये स्ट्रेटजी ठीक है कि गलत है। हम एक क्लाइंट पे ऑडिट करने के लिए गए, वहां पे सीनियर से पूछा हमने कि सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करना है, इंटरनल कंट्रोल के बारे में नहीं बताना कि सही है कि गलत अपनी ऑडिट रिपोर्ट में, तो हम क्या डायरेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रोसीजर परफॉर्म करना शुरू कर दें? उसने कहा हाँ इंटरनल कंट्रोल को छोड़ दो, डायरेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करना शुरू कर दो। सही अप्रोच के गलत? गलत। पहले इंटरनल कंट्रोल को कंसीडर करना चाहिए। ठीक है। अगली स्ट्रेटजी सुना, हम ऑडिट करने के लिए गए, हमने सीनियर से पूछा सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में बताना है हमने रिपोर्ट में कि वो सही है कि गलत, इंटरनल कंट्रोल के बारे में नहीं बताना, तो बताइए क्या डायरेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वेरीफाई करना शुरू कर दें कि पहले इंटरनल कंट्रोल को समझें, इसको चेक करें? सीनियर ने कहा इंटरनल कंट्रोल को भी चेक करो। ठीक है। हमने सेल्स के इंटरनल कंट्रोल देखे, वो स्ट्रॉन्ग थे। परचेजेस के इंटरनल कंट्रोल्स देखे, वो वीक थे। बताइए दोनों एरियाज को वेरीफाई करने के लिए एक बराबर प्रोसीजर परफॉर्म करने चाहिए? नहीं। सेल्स में कौन कितने प्रोसीजर होने चाहिए? सेल्स में इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग होने का मतलब अच्छे हैं, उसमें रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट कम होगा। अगर रिस्क कम है तो हमें प्रोसीजर भी कम परफॉर्म करने चाहिए। परचेजेस में अगर फर्ज कीजिए इंटरनल कंट्रोल वीक है तो इसका मतलब है परचेजेस में गलतियों का चांस, और जब रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट ज्यादा हो उसको वेरीफाई करने के लिए प्रोसीजर भी हमने ज्यादा परफॉर्म करना। तो वापस आते हैं कंक्लूजन की तरफ। मुझे बताइए हमारी ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में बताना, ठीक है कि नहीं? इंटरनल कंट्रोल के बारे में रिपोर्ट में जिक्र नहीं करते, क्या हमें इंटरनल कंट्रोल को अंडरस्टैंड करना चाहिए फिर भी? बिल्कुल। किस लिए? ताकि रिस्क असेस कर सके। किस लिए? ताकि फिर डिसाइड कर सकें कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करने के लिए प्रोसीजर कम परफॉर्म करने है कि ज्यादा करना है। यहां तक बात समझ आए? आगे चलते हैं इसको। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जब हम वेरीफाई कर रहे होते हैं, अगर हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई गड़बड़ नजर आ जाए तो इसको हम कहते हैं, नाम देते हैं मिस स्टेटमेंट का। मिस स्टेटमेंट का
अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई गड़बड़ नजर आ जाए तो उसे क्या कहा जाता है, और ये हमने किसको बतानी है, शेयर होल्डर्स को। कैसे बताएंगे, ज़बानी कलामी के रिटन फॉर्म में। वो जिस डॉक्यूमेंट के ऊपर लिखते हैं उसे क्या नाम देते हैं, शाबाश, ऑडिट रिपोर्ट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करते हुए हमें कोई मिस स्टेटमेंट नजर आ जाए, कोई गड़बड़ नजर आ जाए, उसे कहते हैं मिस स्टेटमेंट, और वो मिस स्टेटमेंट हमने शेयर होल्डर्स को बतानी है ऑडिट रिपोर्ट के जरिए। ये बात क्लियर, आगे चलते हैं। अगर इंटरनल कंट्रोल को अंडरस्टैंड करते हुए, समझते हुए, चेक करते हुए इसमें हमें कोई गड़बड़ नजर आए, इसमें हमें कोई गड़बड़ नजर आए, तो इसे हम कहते हैं कि ये वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल, या इसे कहते हैं डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल, या इसे कहते हैं डेविएशन। डेविएशन, अगर हमें इंटरनल कंट्रोल में कोई प्रॉब्लम नजर आए, गड़बड़ नजर आए, इसे क्या कहते हैं, वीकनेस या डेफिशिएंसी या डेविएशन इन इंटरनल कंट्रोल। इसके 3 नाम है, उसका एक ही था, मिस स्टेटमेंट। और ये हमने किसको बताने हैं, ये किसको बताने हैं, शेयर होल्डर्स को तो नहीं बताने, बिल्कुल, शेयर होल्डर तो इंटरेस्टेड ही नहीं है इसमें। इंटरनल कंट्रोल किसने डिजाइन इम्प्लीमेंट वगैरह करना, किसने बनाना होता है, मैनेजमेंट ने, डायरेक्टर्स ने। तो इसका मतलब है अगर हमें इंटरनल कंट्रोल में कोई वीकनेस, डेफिशिएंसी या डेविएशन नजर आए, ये हमने किसको बतानी है, मैनेजमेंट को या डायरेक्टर्स को, मैनेजमेंट। अच्छा, ज़बानी कलाम में बताएंगे कि रिटन फॉर्म में, जिस डॉक्यूमेंट के जरिए बताते हैं उसे क्या कहते हैं भला, उसे कहते हैं मैनेजमेंट लेटर। उसे क्या कहते हैं, मैनेजमेंट लेटर। उसका एक और नाम भी है, बता दो, उसका दूसरा नाम है लेटर ऑफ वीकनेस, लेटर ऑफ वीकनेसेस। ठीक है भाई, इसको मैनेजमेंट लेटर क्यों कहते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट को दिया जाता है। भाई इसको लेटर ऑफ वीकनेस क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें इंटरनल कंट्रोल की वीकनेसेस होती हैं। अब वो एडवांटेजेस क्लियर हुए आपको। वो एक ऑडिट के एडवांटेजेस में था, एक कि हम मिस स्टेटमेंट को डिटेक्ट कर लेते हैं, ये शेयर होल्डर वाले में था। और फिर एक और एडवांटेज था क्या, कि हम इंटरनल कंट्रोल में वीकनेसेस जो होती हैं ये भी मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करें। देखिए दोनों का फायदा हो गया कि नहीं हो गया, ये शेयर होल्डर का फायदा हो गया और ये मैनेजमेंट का फायदा हो गया। यहां तक क्लियर हुई बात। अच्छा, एंड पे एक रियल केस डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ कंक्लूड करने के लिए, देखने के लिए कि कंसेप्ट सही है कि नहीं। केस रियल है, फैक्ट्स आपको पता है, हम थोड़े बहुत ऊपर नीचे कर देते हैं स्टोरी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। मेरा सीनियर था, उसने ऑडिट टीम का मैं हिस्सा था, तो क्लाइंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थी, हमने वेरीफाई करनी थी, उसमें इन्वेंट्री आ रही थी। सीनियर ने कहा जाओ भाई क्लाइंट की इन्वेंट्री जो है इसको वेरीफाई करके आओ। मैं क्लाइंट के पास पहुंचा। लाजमी नहीं होता कि क्लाइंट के पास जो भी इन्वेंट्री है वो उसके हेड ऑफिस में ही पड़ी हो, वो किसी दूसरी लोकेशन में भी हो सकती है। क्लाइंट जो है वो पूरे पाकिस्तान में सप्लाई करता था, तो उन्होंने कहा जी हमारी इस रीजन में जो इन्वेंट्री है ना वो हमने शहर में नहीं रखी, शहर में अगर गोदाम वगैरह लेना वो महंगा पड़ता है, रेंट ज़्यादा होता है। हमने करीब के एक गाँव में एक जगह ली हुई है, अपनी इन्वेंट्री सारी उधर स्टोर की हुई है। उन्होंने कहा ठीक है भाई फिर उधर चलते हैं, उधर जाके हमें चेकिंग कराते हैं इन्वेंट्री है कि नहीं। उन्होंने कहा ठीक है सर चलें। गाड़ी पे उधर पहुंचे तो देखा कि एक एरिया उन्होंने रेंट पे लिया हुआ है, ठीक है, और 4 दीवारी के जरिए उसको कवर किया हुआ है कि भाई इसके अंदर हमने अपना स्टॉक रखना है, और उसको दरवाजा लॉक लगाया हुआ है, मजबूत किस्म का लॉक, चाबी सिर्फ और सिर्फ उस एम्प्लॉई के पास है ताकि कोई और बंदा इस दरवाजे को खोल ना सके, ठीक है। लेकिन जब हमने थोड़ा गौर से देखा तो पता चला 4 दीवारी तो है, ऊपर छत कोई नहीं है, इन्वेंट्री अंदर पड़ी हुई है। और जो छत जो 4 दीवारी थी वो भी 6-6.5 फुट की दीवार थी। अब हमने कहा भाई ये तो चलो तुमने, तुम्हारा थोड़ा सा इंटरनल कंट्रोल सही है, लॉक लगाया हुआ तुमने, लेकिन भाई ये ऊपर छत जो है इधर से बारिश आ सकती है, धूप आ सकती है, इसकी वजह से आपकी इन्वेंट्री हो सकता है अंदर खराब हो जाए, वो तो जंग वगैरह लग सकता है, वो खराब होने का चांस है, वो तो सारी ऑब्सोलीट हो जाएगी, किसी काम की नहीं रहेगी।
और दूसरा ये गांव है, गांव में आपको पता है इधर उधर नशेई वगैरह वो घूमते फिरते रहता है। हमने कहा भाई अगर तो कोई शरीफ किस्म का नशेई हुआ तो वो तो सिर्फ इधर 6 फुट की दीवार है, सीढ़ी लगाएगा या मैसे हो सकता है जंप लगा के दूसरी तरफ जाए, वो नशा वगैरह करे और फिर वापस आ जाए। लेकिन थोड़ा सा अगर स्मार्ट बॉय हुआ तो वो वापस आते हुए कुछ ना कुछ आपकी इन्वेंट्री भी लेता आएगा, वो भी चोरी हो जाएगी। तो आपका कुछ सिस्टम में गड़बड़। कहता है नहीं सर जाके जरा इन्वेंट्री काउंट करें। हमने अंदर जाके इन्वेंट्री काउंट की, इन्वेंट्री पूरी थी और सही थी, क्योंकि उन दिनों में बारिश वगैरह हो सकता नहीं हुई हो। मुझे बताइए इस सिचुएशन को सामने रखते हुए हम क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट थी? नहीं, क्योंकि इन्वेंट्री पूरी थी। हमने कौन सी रिपोर्ट दी हुई? हमने कौन सी रिपोर्ट? अनमोडिफाइड के मॉडिफाइड? हमने अनमोडिफाइड रिपोर्ट दी क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट थी, कोई गड़बड़ नहीं थी। लेकिन बताइए क्या ये इशू हमें मैनेजमेंट को, लोगों को, उन कंपनी को बता देना? पर अभी 1 मिनट ठहर जाए भाई, अभी 2 मिनट हैं, ठहर जाए। और क्या आपको ये समझ आ गई कि इंटरनल कंट्रोल के बारे में हमने अपनी ऑडिट रिपोर्ट में बताना नहीं होता, शेयर होल्डर्स को नहीं बताना होता, लेकिन फिर भी हम अंडरस्टैंड करते हैं। क्यों? ताकि पता चल जाए रिस्क कम है कि ज्यादा है, उस लिहाज से हम अपने प्रोसीजर डिसाइड कर सके। हाँ था क्लियर? अच्छा, अब मुझे एक टेस्ट में स्टूडेंट ने सेंटेंस लिखा, आपने मुझे बताना है कि उसे सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट मिलना चाहिए कि गोल्ड मेडल मिलना चाहिए। उसने लिखा मिस स्टेटमेंट इन इंटरनल कंट्रोल, मिस स्टेटमेंट इन इंटरनल कंट्रोल। भाई मिस स्टेटमेंट होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, वो इंटरनल कंट्रोल में थोड़ी होती। और दूसरा, और आप क्या लिखेंगे अब? वीकनेस इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। भाई इस चीज का रेलिवेंट टर्म का ध्यान रखना है। मिस स्टेटमेंट हमेशा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होगी, वीकनेस, डेफिशिएंसी, डेविएशन हमेशा इंटरनल कंट्रोल में होगी। जी, लेक्चर खत्म। आज आपने ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 याद करके आना है, ठीक है? एक ही कंसेप्ट है, याद करके आना है। जी, ये कल डिस्कस कर लेते हैं। लेक्चर खत्म।